Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English में टॉपिक वॉइस के लिए है। वॉइस टॉपिक में आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। आइए तो फर्स्ट सेंटेंस के साथ हम शुरू करते हैं। The first sentence is an unprecedented riot was broken out in this part of the state this month। इस सेंटेंस में बी पार्ट में देखिए रायट वॉज ब्रोकन आउट लिखा हुआ है, जो कि प्योर पैसिव वॉइस है, जबकि रायट कभी भी किए नहीं जाते हैं, रायट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इसको, ये पैसिव वॉइस में है, रायट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब है कि जानबूझ करके इस काम को किया गया प्लान के साथ में, तो इसलिए रायट कभी भी किए नहीं जाते बल्कि हो जाते हैं। एंड देयरफॉर इसको एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस का क्या यूज है, एक्टिव वॉइस का क्या यूज है, कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे जाने चाहिए एंड कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखे जाने चाहिए। जब वर्ब का रिजल्ट हमको ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जिसको हमने बनाया है उस पर दिखाना हो तो हमको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। यदि वर्ब का रिजल्ट हमको ऑब्जेक्ट पर दिखाना हो तो फिर हमको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए। तो रायट वॉज ब्रोकन आउट नहीं हमको दिखाना है, बल्कि रायट हो गए और उसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आया, बल्कि ब्रोकन आउट का रिजल्ट इसमें सीधा रायट की तरफ आ रहा है। तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस में न लिखकर एक्टिव वॉइस में ही लिखा जाना चाहिए। सो एन अनप्रेसिडेंटेड रायट ब्रोक आउट हो जाएगा, ब्रोक आउट इन दिस पार्ट, यानी कि रायट हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा फसाद हो गया। एंड देयरफॉर यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट बी में वॉज को तो हटा ही दिया जाएगा, एंड उसके साथ ही जो ब्रोकन आउट है ये भी सेकंड फॉर्म में, ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में ना होकर के उसको सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो रायट ब्रोक आउट हो जाएगा। एन अनप्रेसिडेंटेड रायट ब्रोक आउट यह हो जाएगा, एन अनप्रेसिडेंटेड रायट ब्रोक आउट। And the second sentence is, my father suggested to me that I should be written to him at least 2 letters every month। तो यहाँ भी देखिए my father suggested to me that I should be written, कभी नहीं I should be written का मतलब ये कि रिटर्न का रिजल्ट I पर आएगा, यानी मुझे लिखा जाना चाहिए। तो ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत ऐसी बात हो गई जो नहीं हो सकती, या मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, बल्कि मुझे किसी को पत्र लिखना चाहिए, फादर ने ऐसा सजेस्ट किया। तो इसलिए यहाँ पर आई शुड बी रिटर्न की जगह शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, पैसिव में नहीं, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, इसलिए आई शुड राइट हो जाएगा, दैट आई शुड राइट टू हिम। एंड इसलिए सेकंड सेंटेंस के पास पार्ट सी में बी रिटर्न को हटा करके केवल राइट यानी रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म लिखी जानी चाहिए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस इज, व्हेन द डैमेज हैज बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज डार्कन्ड नथिंग विल, द सेंटेंस इज नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प। तो यहां देखिए थर्ड सेंटेंस when the damage has been done पैसिव वॉइस में है और ये एक्सेप्टेबल है पैसिव वॉइस में, इसका रिजल्ट डन का रिजल्ट डैमेज पर आ रहा है, सो ठीक है। when the damage has been done and the future of the people has darkened, तो यहाँ इसको हमें किसमें, चूंकि ये पैसिव वॉइस में है तो इसको भी हमें किसमें बनाना चाहिए, पैसिव वॉइस में ही बनाना चाहिए। एंड इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज बीन डार्कन्ड नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प, ये हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड सेंटेंस के पार्ट सी में हैज के साथ में बीन और लगाने की आवश्यकता है। वी नीड टू पुट बीन हियर, पीपल हैज बीन डार्कन्ड ये कहा जाएगा। एंड तो इसलिए थर्ड सेंटेंस के पार्ट सी में हैज और डार्कन्ड के बीच में बीन लगा करके सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज, अ 5-star होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द एयरपोर्ट। तो अ 5-star होटल इज, तो चूंकि 5-star होटल अपने आप में कोई एक्टिव सब्जेक्ट
यहाँ नहीं हो सकता जिस तरह का सेंटेंस है, हालांकि वैसे एक्टिव हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस यानी बिल्ड के लिए 5 स्टार यहाँ एक्टिव यानी डूअर नहीं हो सकता, तो इसलिए इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाने की आवश्यकता है। एंड पैसिव वॉइस में बनाने के लिए टू के साथ हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बिल्ड की फॉर्म हो जाएगी बिल्ट, एंड टू के साथ आ जाएगा बी, तो हो जाएगा अ 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट, यानी कि फोर्थ सेंटेंस के पार्ट बी में टू बिल्ड को टू बी बिल्ट BUILT कर दिया जाएगा, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। Question number or sentence number 5, looking into the situation that prevailed a few years ago, he was taken that decision। तो यहाँ भी देखिए looking into the situation यानी situation में देख कर या देखते हुए, that prevailed a few years ago जो कि कुछ साल पहले प्रभावित या छाई हुई थी कोई situation, उसमें या उसको देखते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए he was taken that decision। तो यहाँ भी देखिए he was taken that decision, तो he was taken का ही मतलब क्या हो जाएगा, उसको लिया गया, तो उसको नहीं लिया गया, बल्कि क्या कहना चाहते हैं, टेकन का रिजल्ट ही पर नहीं आना है, बल्कि टेकन का रिजल्ट दैट डिसीजन पर आना है। तो टेकन का रिजल्ट दैट डिसीजन पर आए तो इसके लिए इसको एक्टिव वॉइस में होना जरूरी है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये पैसिव वॉइस चूंकि पास्ट का है, तो इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस में होने की आवश्यकता है, तो इसलिए कहेंगे ही टुक, वॉज टेकन की जगह इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही टुक दैट डिसीजन हो जाएगा, ही टुक दैट डिसीजन। तो फिफ्थ सेंटेंस के पार्ट सी में वॉज टेकन को एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा एंड टुक दैट डिसीजन यहां कहा जाएगा। Sixth sentence, many of the tourists did not reach the place. Many of the tourists did not reach the place because the bus was to detain by some ruffians. Ruffians मतलब गुंडे होता है, तो टूरिस्ट जो थे, मैनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस, अपनी जगह पर बहुत सारे टूरिस्ट इसलिए नहीं पहुंचे बिकॉज क्योंकि बस को टू डिटेन, बस वॉज टू डिटेन का मतलब ये है कि बस ने किसी को डिटेन करना था, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये संकेत हमको देता है सेंटेंस कि बस को डिटेन कर लिया गया था, यानी रोक लिया गया था या पकड़ लिया गया था कुछ रफियंस के द्वारा, यानी गुंडों के द्वारा। तो बाई यहाँ क्या सजेस्ट करता है, बाई का मतलब ही है कि ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, मतलब पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस में लिखा जाए तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए चूंकि वाई आ रहा है तो इसका मतलब है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको किस में होना चाहिए, जब वाई आ रहा है तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तभी तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, वॉज टू बी डिटेन्ड या फिर कहेंगे हैड बीन, चूंकि काम तो हो चुका है ना, वॉज कहेंगे तो इसका मतलब है कि होना था लेकिन हुआ नहीं। अगर हम वॉज टू बी डिटेन्ड जैसे मैंने सुझाव दिया था, लेकिन वो अगर हम ऐसे कह देंगे तो उसका मतलब है कि होना था लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसा ना कहकर के हम क्या कहेंगे, हैड बीन डिटेन्ड बिकॉज द बस हैड बीन डिटेन्ड, इसका मतलब है कि बस पकड़ी जा चुकी थी, चूंकि बस पकड़ी जा चुकी थी गूंस के या रफियंस के द्वारा, इसलिए टूरिस्ट अपने टाइम पर नहीं पहुंचे, डिड नॉट रीच द प्लेस, जगह पर नहीं पहुंचे क्योंकि बस पकड़ी जा चुकी थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्ट सी में, फिर सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट सी में टू डिटेन की जगह पर हैड बीन, सॉरी वॉज टू डिटेन पूरे को काट करके हैड बीन डिटेन्ड लिखा जाएगा, वॉज टू डिटेन को पूरा काट कर हैड बीन डिटेन्ड लिखा जाएगा। This is the correction here. Seventh sentence, she was extremely annoyed by her lover's unreasonable behavior. तो यहां पर भी देखिए she was extremely annoyed। देखिए by यहां तब आता है जब यहां कोई एक्टिव सब्जेक्ट हो, मतलब एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसके बाद यहां पर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा हो, तब बाई आता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम मतलब बाई न लगा करके कुछ दूसरे प्रेपोजिशंस लगाते हैं, उन्हीं में से एक वर्ब अनॉयड है, तो शी वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड, बाई न लगा करके कहा जाएगा एट हर लवर्स
अनरीजनेबल बिहेवियर। यहाँ क्या है, अनरीजनेबल बिहेवियर। यहाँ लवर्स सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो हम ये कहेंगे हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर अनॉयड, हर, तो हम ऐसे कहेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अनरीजनेबल बिहेवियर चूंकि क्या है, या तो मीन्स में आता है या टूल्स में आता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इस तरह की में आता है जो कि लिविंग पर्सन नहीं है। तो इसलिए ऐसे कुछ चीजों के साथ में हम प्रेपोजिशन, सबके साथ बाई नहीं आता है, कुछ के साथ हम कुछ दूसरे प्रेपोजिशंस भी लगाते हैं। तो एट हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर हो जाएगा। शी वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड एट हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर, ये हो जाएगा। यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट बी में बाई को हटा करके एट लगा दिया जाएगा, इसमें प्रेपोजिशन चेंज किया जाएगा। यहाँ पर नोट करें कि हर जगह, मतलब पैसिव वॉइस में हर जगह बाई नहीं आता है। कुछ जगहों पर जैसे कुछ टूल्स या कुछ मीन्स अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ विद या फॉर या ऐसे कुछ दूसरे प्रेपोजिशंस भी लगा दिए जाते हैं। एंड इसी तरह से बाई भी एक ऐसा प्रेपोजिशन, मतलब बाई तो है ही नहीं लेकिन एट एक ऐसा प्रेपोजिशन कि बाई की जगह पर एट भी कुछ केसेस में लगाया जा सकता है। Eighth sentence is the burglars were broken into the house and took away some cash and many precious things। तो यहाँ पे देखिए took away, यहाँ तो हम बाद में आएंगे, ए में करेक्शन है इसलिए। यहाँ पे देखिए into the house and took away some cash। तो ये took away का सब्जेक्ट कौन है, burglars, यानी कि ये took away किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि burglars took away some cash, यानी burglars कुछ कैश लेकर के भाग गए या ले गए। एंड मैनी प्रेशियस थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी भी महंगी कीमती चीजें ले गए। तो यानी ये किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो इसी तरह यहाँ भी बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू का मतलब है कि बर्गलर्स को जैसे बर्गलर्स तोड़ के घुसा दिए गए। तो बर्गलर्स में कोई नहीं घुसा है बल्कि बर्गलर्स किसी के घर में घुसे हैं। अगर ब्रोकन इनटू का मतलब हो जाएगा कि जैसे बर्गलर्स ही घर हो और उसमें कोई घुस गया हो। तो बर्गलर्स घर नहीं है बल्कि बर्गलर्स ही चोर हैं और वो किसी दूसरे घर में घुसे हैं। तो इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा, जैसे कि टुक अवे यहाँ एक्टिव वॉइस में, और टुक अवे का ही सब्जेक्ट यहाँ बर्गलर्स है। तो इसलिए इसको भी एक्टिव वॉइस में ही कहा जाएगा और कहा जाएगा द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस। या वर नहीं आएगा, ब्रोकन भी नहीं आएगा, बल्कि वर ब्रोकन को हटा करके यहाँ ब्रोक लिखा जाएगा, केवल ब्रोक, सेकंड फॉर्म ऑफ द ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक सेकंड फॉर्म आएगी, ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर समबडीज हाउस फोर्सफुली, इसको हम कहते हैं ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू की सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू हो जाएगा, इनटू यहाँ पर आया हुआ है तो इसलिए वर ब्रोकन को हटाकर केवल ब्रोक, BROKE, केवल ब्रोक यहाँ पर लिखा जाएगा पार्ट ए में, 8th सेंटेंस के पार्ट ए में। Ninth sentence is some communist and some Muslim leaders are bent on strengthening communalism to achieve their political goals। तो यहाँ पर देखिए इसमें मतलब कम्युनिस्ट एंड सम मुस्लिम लीडर्स, तो ये मतलब आर बेंट, ये अपने आप में ठीक है। आर बेंट मतलब झुकाए गए हैं और झुकना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आर बेंट मतलब वो झुकाए गए हैं या झुकना स्वीकार किया गया उनके द्वारा। टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स, तो यहाँ जो है टू अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए भी झुकाए गए हैं, इस तरह से इसका मीनिंग हो जाएगा। हालांकि अगर इसको यही मीनिंग इसका हो जाएगा, सम कम्युनिस्ट एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट, झुके हुए हैं ऐसा भी कहा जा सकता है, आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। तो इस तरह से इसमें कोई एरर नहीं है एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नो एरर। एंड हालांकि इसको एक्टिव में भी कहा जा सकता है, सम कम्युनिस्ट एंड सम मुस्लिम लीडर्स हैव बेंट देमसेल्व्स, ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर ऑन वगैरह ये हैव बेंट देमसेल्व्स ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनलिज्म तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर बेंट राइट है, पैसिव वॉइस में है। 10th sentence is the bed has been arranged for the newly married couple but it has not been slept। तो यहाँ देखिए कि वैसे तो ये सब सेंटेंस द बेड हैज बीन अरेंज्ड पैसिव वॉइस में है,
एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन द बेड हैज बीन अरेंज्ड यानी वर्ब और सब्जेक्ट अपने पैसिव वॉइस में, मतलब सब्जेक्ट अपनी जगह पर है एंड ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एंड वर्ब पैसिव वॉइस में है फॉर द न्यूली मैरिड कपल, बट इट हैज नॉट बीन, इट मतलब बेड, यानी बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट, तो यहाँ देखिए बेड नहीं सोया करता है, तो इसका मतलब है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, हालांकि सभी वर्ब्स को, और आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स को तो पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि उनके साथ जो प्रेपोजिशन आए लगाए जाते हैं, तो अगर उन प्रेपोजिशंस को उनके साथ लगा दिया जाए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब से ट्रांजिटिव वर्ब में एक्सेप्ट की जाती हैं और उनके साथ उनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो उसी श्रृंखला या चेन या उसी कैटेगरी में ये स्लीप भी आ रही है यहाँ, कि जिस तरह से है ना, द बेड हैज बीन अरेंज्ड यानी बेड को अरेंज किया जा चुका है फॉर द न्यूली मैरिड कपल, बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट यानी इस पर कोई सोया नहीं है। ये कहने के लिए मतलब अगर हम ऐसे कहेंगे इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट, तब तो ये गलत हो जाएगा। यह इसको सुलाया नहीं जा चुका है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें ऑन जोड़ देते हैं, स्लेप्ट ऑन, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर सोया नहीं जा चुका है अभी तक, तब ये इसका सेंस ये हो जाएगा। इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट ऑन यानी इसके ऊपर अभी तक सोया नहीं जा चुका है, यह सेंस इसका हो जाएगा। तो इसलिए स्लेप्ट के साथ यहाँ पर डी में यानी 10th सेंटेंस के पार्ट डी में यहाँ ऑन लगा दिया जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। And then 11th sentence is the names record in this register deserve much attention of the police officers। तो यहाँ पर देखिए द नेम्स, यहाँ पर क्या है रिकॉर्ड, तो हम पैसिव वॉइस में कुछ एक्चुअली मतलब ऐसा समझिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ये पार्टिसिपल होती है और ये हमेशा पैसिव वॉइस में ही होती है, एक्टिव वॉइस में नहीं होती, और पैसिव वॉइस में आकर के एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो है हम कहना चाहते हैं नेम्स इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किए गए, जैसे खाना खाया गया, खाया गया खाना बहुत टेस्टी था, या पकाया गया खाना बहुत टेस्टी था, खरीदा गया माल वापस नहीं होगा, तो हम कहते हैं द गुड्स वंस, बेचा गया माल वापस नहीं होगा, द गुड्स वंस सोल्ड यानी जो एक बार बेच दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मानी जाती है जब ये पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रही हो। तो वही केस यहाँ पर है, दी नेम्स, कौन से नेम्स, जो इस रजिस्टर में लिखे जा चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बात कहने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की आवश्यकता है यहाँ। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, तब इसका ये अर्थ होगा कि वे नाम जो इस रजिस्टर में लिखे गए हैं या लिखे जा चुके हैं। तो इसलिए द नेम्स रिकॉर्डेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर। The names recorded in this register deserve much attention of the police officers। The names recorded in this register, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। The names recorded in this register deserve much attention of the police officers, right? तो यहाँ पर recorded हो जाएगा, 11th सेंटेंस में recorded हो जाएगा। 12th sentence is dogs soon know the person whom they are kindly treated। तो यहाँ भी they are kindly treated पैसिव वॉइस में है, और यहाँ whom मतलब आया है, और ये whom भी क्या है, ये whom जो है treated का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कैसे आता है, हमेशा by से आता है, तो इसलिए यहाँ whom के साथ क्या लगेगा, by लगेगा। जैसे कहते हैं ना he kills dog, dog is killed by him, तो इसी तरह से he treats dog, dog is treated by him, they treat dog, dogs are treated by them। तो इसी तरह से यहाँ दे का मतलब क्या है, dogs are kindly treated, है ना। तो they treated dogs, तो dogs they treat dogs, तो dogs यानी they are kindly treated। तो इसलिए यहाँ पर मतलब दे के लिए यहाँ whom लगाया गया है, तो उसके साथ में by आएगा यहाँ पर।
यानी 12th सेंटेंस के पार्ट बी में होम से पहले बाई लगा देंगे तो बाई होम ये काइंडली ट्रीटेड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी काइंडली ट्रीटेड के साथ ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पैसिव वॉइस में बाई के साथ हम यूज करते हैं। तो ये इसके बाद का जो मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसलिए होम से पहले बाई आना चाहिए। 13th sentence is the reporter said that the eminent scholar had been run over by a car। तो had been run over या run over का मतलब होता है कुचलना, तो had been run over ये पैसिव वॉइस में हो गया और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया कार के द्वारा कुचला गया। The reporter said that the eminent scholar had been run over, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही मतलब फेमस प्रसिद्ध स्कॉलर विद्वान को कार के द्वारा कुचल दिया गया था। ये सेंटेंस है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई 13 का। ऊपर भी मेरे ख्याल से शायद 9th सेंटेंस था, मुझे जहां तक याद है, तो उसमें भी शायद मुझे कहा है कि नहीं कहा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो जिसमें हमने ऊपर कहा है कि मिस्टेक नहीं है तो उसमें भी नो एरर ई को ही ऑप्शन चुना जाएगा, यानी उसका भी आंसर नो एरर ई ऑप्शन ही है। 14th sentence, the report says that a lot of things including some drugs are to sell in the shop to be opened shortly। तो देखिए यहाँ पर कि ये देखिए पार्ट डी में टू बी ओपनड शॉर्टली, टू बी ओपनड शॉर्टली का मतलब है कि जो दुकान खोली जानी है बहुत जल्दी ही, जो दुकान बहुत जल्दी ही खोली जानी है, ये मतलब है टू बी ओपनड शॉर्टली का। तो इसलिए जैसे ये टू बी ओपनड आया उसी तरह से टू सेल, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ड्रग्स, ड्रग्स आर, तो ड्रग्स आर यानी ये पैसिव वॉइस में हो गए, तो पैसिव वॉइस के साथ या वर्ब किस में होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ड्रग्स आर ये भी पैसिव वॉइस में, जिस तरह से शॉप टू बी ओपनड पैसिव वॉइस में, उसी तरह से ये ड्रग्स आर ये भी पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो ड्रग्स आर टू बी सोल्ड यहाँ पर हो जाएगा। जिस तरह टू बी ओपनड है शॉप के लिए टू बी ओपनड यूज किया गया, उसी तरह से यहाँ पर टू बी सोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि 14th सेंटेंस के पार्ट डी में टू सेल को हटाकर टू बी सोल्ड लिखा जाएगा और इसको इस तरह से सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। पैसिव वॉइस जब हो जाएगा तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, टू बी सोल्ड। 15th sentence is 6 persons killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place last night। तो यहाँ पर 15th सेंटेंस देखिए 6 persons killed, तो यहाँ 6 persons killed का मतलब है 6 लोगों ने किसी को मार दिया, जबकि यहाँ क्या है एंड अ बेबी वॉज बैडली इंजर्ड, और बेबी वॉज बैडली इंजर्ड का अर्थ हो गया कि बच्चा जो है बहुत गंभीर प्रकार से मतलब इंजर्ड हो गया, यानी चोटिल हो गया, घायल हो गया। तो इसको किस में कहा गया है, पैसिव वॉइस में कहा गया। जिस तरह से पैसिव वॉइस में कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप इंजर्ड नहीं हुआ है, वो परिस्थितियों ने उसको इंजर्ड किया है। तो उसी तरह से इन लोगों ने किसी को नहीं मारा है। अगर 6 persons killed का मतलब है कि जो आंसर ये 6 persons को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने किसी को मार दिया है, ये मतलब हो जाएगा। उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई स्नेक, कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम कहना क्या चाहते हैं कि इन 6 लोगों को, पर्सन्स को मार दिया गया है। तो इसलिए चूंकि ये तो सब्जेक्ट बन गए, तो जब सब्जेक्ट बन गए तो आगे हमको वर्ब किस में लिखनी होगी, इस आगे हमको वर्ब पैसिव वॉइस में लिखनी होगी। चूंकि ये तो सब्जेक्ट बन गए, तो इसलिए इनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 6 persons वर किल्ड। जैसे बेबी वॉज किल्ड है, बेबी सिंगुलर है तो वॉज किल्ड लिखा गया है, एंड पर्सन्स प्लूरल है तो उसके लिए वर किल्ड लिखा जाएगा। तो 6 persons वर किल्ड हो जाएगा, 6 persons वर किल्ड एंड बेबी वॉज बैडली इंजर्ड। तो 6 persons वर किल्ड पैसिव वॉइस में हो जाएगा। 6 persons वर किल्ड एंड द बेबी वॉज बैडली इंजर्ड, ये हो जाएगा। 16th sentence is the lonely traveler puzzled when he discovered। तो यहाँ मैंने ये पार्ट ए में होना है, 15th सेंटेंस में ये बता दिया।
16th sentence is the lonely traveler puzzled when he discovered the footprints on the sand. तो यहाँ भी ट्रैवलर पजल्ड नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ ये हमेशा पैसिव वॉइस में आता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन। तो द लोनली ट्रैवलर वाज पजल्ड, मतलब वह पजल हो गया, तो या मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो गया, या पजल मतलब पजल एक तरह की स्थिति होती है कि जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें, परेशान। तो परेशान हो गया ये कहने के लिए इसको पैसिव वॉइस में, यानी ये वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एक्टिव वॉइस में ही यूज होती हैं, कुछ केवल पैसिव वॉइस में ही यूज होती है, कुछ दोनों में यूज होती हैं। तो ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज होने वाली वर्ब है। द लोनली ट्रैवलर वॉज पजल्ड, ये कहा जाएगा। 17th सेंटेंस, तो ये 16th का पार्ट ए में है, ये ध्यान रखेंगे। एंड 17th सेंटेंस, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। तो एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब ये जेरेंड फॉर्म में है, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स, एंड ये इसका वर्ब हो गई इज। तो यहाँ ये देखिए कि जो एक्टिव और पैसिव बनते हैं वो हमेशा फाइनाइट वर्ब के तो बनते ही है, मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं, एक तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी पैसिव नहीं बनते, दूसरा स्टेटिव वर्ब्स के भी नहीं बनते। सिर्फ पैसिव वॉइस वहीं बनते हैं जहां पर एक तो ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल हो, तभी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अदरवाइज अगर स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब मतलब इज एम आर वॉज वर प्लस नाउन है, इज एम आर वॉज वर प्लस नाउन वाली जो वर्ब्स होती हैं ऐसी जगह पर इसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, यानी यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। तो ये नॉन डायनामिक वर्ब भी इनको कहते हैं और नॉन एक्शन शोइंग वर्ब्स भी कहते हैं, या इनको स्टेटिव वर्ब्स भी आप कह सकते हैं। तो जहां स्टेटिव वर्ब्स होती है, यानी इज एम आर प्लस नाउन या हैज हैव प्लस नाउन वाली जो वर्ब्स होती हैं, इनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, यानी कि जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन वर्ब्स का भी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है और उनका ऑब्जेक्ट साथ में हो तभी बनता है। तो इसलिए ये 17th सेंटेंस सही है, इसमें कहीं मतलब कोई एक्शन वाली ऐसी वर्ब आ ही नहीं रही है जिसको कि एक्टिव से पैसिव में एक्टिव बनाने की आवश्यकता हो, या फिर गलत प्रकार से पैसिव बना हो और उसमें एक्टिव में चेंज करने की आवश्यकता हो, या गलत प्रकार से एक्टिव बना हो और उसको पैसिव में चेंज करने की आवश्यकता हो, या गलत प्रकार से एक्टिव या पैसिव में हो और उनको उन्हीं फॉर्म में, यानी एक्टिव को एक्टिव में, पैसिव को पैसिव में चेंज करने की या सही करने की आवश्यकता हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। सो 17th सेंटेंस का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, नो एरर। 18th सेंटेंस इज एनी स्टेप दैट सेंटर टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। तो यहाँ देखिए विल बी, ये विल बी कहाँ कहाँ आता है। एक तो विल बी आता है, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विल बी रीडिंग, विल बी reading, will be sleeping, will be going, will be accepting, will be thinking, will be dreaming, या तो ऐसे आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो will be appreciating क्या हो सकता है, तो क्या है कि appreciating अगर हम कहेंगे तो यहाँ हमारा कोई एक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। any step that center takes to establish peace and harmony in the country। तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, will के सब्जेक्ट का काम पूरा का पूरा सेंटेंस ही कर रहा है। तो यहाँ तो ये सेंटेंस तो हंसेगा ना, ये अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमको किसमें कहना है, ये दूसरा अगर ये एक्टिव वॉइस में इस तरह से नहीं आ रहा है, विल बी रीडिंग, विल बी स्लीपिंग की फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो फिर ये पैसिव फॉर्म में, विल बी फिर हमेशा किस में आता है, पैसिव फॉर्म में आता है, हमेशा ध्यान रखिए। या तो विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, और अगर विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में अगर वो सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब वहां पर उसको पैसिव ही बनाया जाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद कोई किसी जगह विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो फिर क्या आएगा, फिर विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अप्रिशिएटेड, तो ये पैसिव में हो जाएगा। तो ये अप्रिशिएटेड यानी 18th सेंटेंस के पार्ट डी को अप्रिशिएटेड यानी इसमें डी जोड़ने की आवश्यकता है।
तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह से 19th सेंटेंस, द केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो। तो अभी देखिए यहाँ कोई सेंटेंस आया था जिसमें स्लेप्ट ऑन किया था, उसी तरह से यहाँ भी द केस वॉज, तो केस का मतलब ये होता है ही इंक्वायर्ड इनटू द केस, इस तरह से सेंटेंस होता है। तो इंक्वायर के बाद हमेशा इनटू आता है, तो जब इनटू आता है तब उसका ऑब्जेक्ट केस होता है। ही इंक्वायर्ड द केस नहीं होता कभी भी एक्टिव वॉइस में भी, ये होता है ही इंक्वायर्ड इनटू द केस। जैसे ही स्लेप्ट द बेड नहीं होगा, ही स्लेप्ट ऑन द बेड होगा। तो जब ही स्लेप्ट ऑन द बेड होगा तो फिर बेड को आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना भी सकते हो, लेकिन उसके साथ जो ऑन आया है वो स्लीप के साथ ही रहेगा और कहा जा सकेगा बेड वॉज स्लेप्ट ऑन, इस तरह से। ही लाफ्ड एट मी ऐसे कहा जाता है, यानी कि ही लाफ्ड एट मी का मतलब हो जाएगा कि वह मेरे ऊपर हंसा, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते ही लाफ्ड मी, ऐसे नहीं कह सकते। अगर ही लाफ्ड मी कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं होगा। तो ही लाफ्ड एट मी कहा जाएगा, और जब ही लाफ्ड एट मी कहा जाएगा तभी इसका पैसिव भी बनाया जा सकता है कि आई वॉज लाफ्ड एट, लेकिन तब उसका जो प्रेपोजिशन है वो लाफ के साथ ही रहेगा, तभी उस सेंटेंस को पैसिव बनाया जा सकेगा। उसी तरह से यहाँ वही केस है कि ही इंक्वायर्ड इनटू अ केस, अगर इसका एक्टिव होगा तो ऐसे होगा। इसलिए इसका जब तक इसके साथ इसका प्रेपोजिशन नहीं लगेगा तब तक ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू ये हो जाएगा, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। इसके साथ ही 19th एंड इसके बाद तो ये 19th केस था, 19th सेंटेंस था जिसमें हमने बी पार्ट में इंक्वायर्ड के साथ इनटू लगाने का सुझाव दिया। And 20th sentence, Mr. Kalicharan disowned his son only because he was married. He was married क्या है, ये फिर पैसिव में हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा तो हो जाएगा he was married to। तो फिर यहाँ पर टू लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी मतलब ये जो सन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जबकि उन्होंने उसको डिसोन किया है क्योंकि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल के साथ जो मैरिज है उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ही को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो जो पैसिव वॉइस में तो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता। पैसिव वॉइस का मतलब है कि इसको यूज किया गया है लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लेटर वॉज रिटन, आई रोट द लेटर में कहूंगा तब तो लेटर लिखने के पीछे मेरी गलती या मेरी प्रशंसा जो भी कुछ है, यानी मैं दोषी हूं या मैं उसका करता धरता हूं। लेकिन लेटर वॉज रिटर्न कहेंगे तो इसमें लेटर का कोई दोष नहीं है। इसी तरह से ही वॉज मैरिड कहेंगे तो इसमें ही का कोई रोल नहीं है मैरी करने में, यानी उससे कहा गया यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ गया, उसकी शादी हो गई। तो ऐसा ना कह करके चूंकि ये पिता इसको दोषी ठहरा रहा है इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में होने की आवश्यकता है ही, और यूजुअली हम ऐसे ही कहते हैं ही मैरिड इस तरह से। हालांकि ही वॉज मैरिड भी कहा जाता है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से इस सेंटेंस के हिसाब से इसको एक्टिव वॉइस में लिखने की आवश्यकता है। तो कहेंगे ही हैड मैरिड अ शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल। अब ये खुद जिम्मेदार हो गया, यानी शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल से मैरिज करने का डिसीजन किसने लिया, ही ने लिया। अब इसलिए उसके फादर ने उसको डिसोन कर दिया। सो मिस्टर कालीचरण डिसोन्ड हिज सन ओनली बिकॉज he had married a scheduled caste girl। तो यहाँ पर was को हटा करके 20th सेंटेंस के पार्ट सी में was को हटा करके had लिख दिया जाएगा because he had married a scheduled caste girl। 21st sentence, by whom was Baba Tukaram worshipped as the saint of our time। तो यहाँ पे देखिए by whom आया हुआ है and was worshipped आया हुआ है, तुकाराम वॉज वर्शिप्ड ये भी आया हुआ है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। सो इसलिए इसमें इसका ऑप्शन जो है ई ऑप्शन है जिसमें कोई एरर नहीं है। 22nd सेंटेंस, नो अदर सेंट ऑफ इंडिया इज होल्ड इन सो हाई एस्टीम। नो अदर सेंट ऑफ इंडिया इज होल्ड इन सो हाई एस्टीम एज हिज होलीनेस आदि गुरु शंकराचार्य जी हु इज कॉल्ड द गॉड ऑफ इंडिया, जिनको भारत का भगवान कहा जाता है। मैं प्रणाम करता हूं इनको। तो इन्होंने किसी व्यक्ति को इतना सम्मान नहीं मिलता है जितना कि हिज होलीनेस आदि गुरु शंकराचार्य जी को भारत में
दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको भारत का भगवान कहा जाता है। तो इसलिए अब यहाँ क्या होगा, नो अदर सेंट ऑफ इंडिया इज आया है, तो इज के बाद भी हमेशा ध्यान रखिए कि या तो इज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, या फिर इज के बाद नाउन आएगा, या फिर पैसिव वॉइस आएगा। तो यहाँ इज होल्डिंग अगर कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये कोई दूसरा संत उसको होल्ड नहीं कर रहा है, यानी मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी तो अभी है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब कोई दूसरे संत को भी हम यहाँ सब्जेक्ट मान रहे, तो अभी मतलब वो तो कोई चीज अपने हाथ में ले नहीं रहे हैं, ऐसा कोई सेंस तो है नहीं। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी को इतना हाई स्टीम में रखा नहीं जाता है, तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस में ही कहा जाएगा। तो होल्डिंग हो नहीं सकता, तो इज हेल्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड लिखी जाएगी। नो अदर सेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड, यानी HELD हेल्ड यहाँ पर कहा जाएगा इसको। नो अदर सेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन सो हाई एस्टीम, इतनी एस्टीम यानी इतने बड़े सम्मान में किसी को नहीं रखा जाता है जितना कि आदिगुरु शंकराचार्य जी को रखा जाता है, जिनको कि भारत का भगवान कहा जाता है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे भगवान जी को। 23rd, द टीचर सेड years ago it believed that the earth was flat। तो यहां मैंने हेल्ड बताया, ये 22nd सेंटेंस के पार्ट बी में था हेल्ड। 23rd, द टीचर सेड years ago it believed, तो यहां भी देखे it believed, तो इट का मतलब यहाँ किससे है, तो इट का मतलब तो यहाँ किससे है नहीं, या तो इट का मतलब जो इनमें से किसी से हो, तब यहाँ इट बिलीव्ड हो जाएगा। या फिर बिलीव कोई ऐसी वर्ब हो जैसे रेन है, जैसे डार्कन है, जैसे लाइटन है, जैसे तो या तो फिर इस तरह की वर्ब हो, यानी इम्पर्सनल वर्ब हो। तो बिलीव इम्पर्सनल वर्ब भी नहीं है, ये पर्सनल वर्ब है, यानी कि इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता ही होता है। तो इसलिए ये इट बिलीव्ड यानी एक्टिव वॉइस में तो चल नहीं सकता, तब हमें किस में चेंज करने की जरूरत है, तब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत है। तब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इट द टीचर सेड years ago it was believed। years ago, अगो मतलब पास्ट, पास्ट के लिए हमें इसको किस में कहने की जरूरत पड़ेगी, पास्ट में, तो हो जाएगा it was believed। अब यहाँ it जो है इम्पर्सनल सब्जेक्ट अब मान लिया जाएगा और एक आ जाएगा कि ऐसा भरोसा किया जाता था। क्या यहाँ अब it का मतलब जो है क्या है, ये हो गया द अर्थ वॉज फ्लैट वॉज बिलीव्ड, ये इसका मतलब हो गया। दैट द अर्थ वॉज फ्लैट वॉज बिलीव्ड, तो यहाँ इट का मतलब ये सेंटेंस हो गया पूरा, तो इसलिए इट वॉज बिलीव्ड यहाँ पैसिव वॉइस में हो जाएगा। 24th सेंटेंस ये जो है ये बी पार्ट में, 23rd के बी पार्ट में है, इट और बिलीव्ड के बीच में वॉज आएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 24th, लाइक अदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज नोन बाई ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, तो नोन के साथ कभी भी बाई नहीं आता है। अगर इसके नोन के सब्जेक्ट को, वास्तविक सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अगर हमें पैसिव वॉइस में इंट्रोड्यूस करना होता है तो बाई न लगा करके टू लगाया जाता है। तो अब्दुल कलाम वॉज नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये कहा जाएगा, ना कि बाई ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो लाइक अदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा। तो ये नोन टू यानी कि 24th सेंटेंस के पार्ट बी में बाई की जगह टू लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। 25, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियन लॉक्ड अप द क्लासरूम। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियन लॉक्ड अप द क्लासरूम, क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस एकदम से सही है। और इसमें द पियन लॉक्ड अप, ये पियन ने लॉक किया, तो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में ही इसके होने की जरूरत है सेंस और सेंटेंस के हिसाब से। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन, तो ये जो गो वर्ब है ये भी हमेशा एक्टिव वॉइस में ही होती है, तो इस तरह से टोटल ये सेंटेंस सही है। इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ वॉइस यहाँ कंप्लीट हुई एंड इसके बाद आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज जल्दी ही रिकॉर्ड करेंगे, तब तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए और इस पर कमेंट करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।